तो चलो, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है VS कोड में आने के बाद? npm स्टार्ट। npm को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड उस पहले हमें क्या करना है? cd block change directory then npm start, otherwise it will give you an wonderful error. So क्लियर है बेटा? यस्टरडे टॉपिक क्लियर है आप सबको? रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? यस मैम। ओके। सो टुडे देखो, आपने रिएक्ट ऐप बनाई कल, ट्राई किया घर पे, npm इंस्टॉल किया, npm स्टार्ट किया और ब्लॉग ऐप बनाई। आई होप आप सबकी बन गई होगी। जिसने ट्राई किया जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5। ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, तभी समझ में आएगा। सो आज हम बात करेंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, इससे ज्यादा ना रिएक्ट में कुछ नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रिएक्ट राउटिंग का। बट मेनली क्या टॉपिक है रिएक्ट में? क्रिएटिंग कंपोनेंट्स। रिएक्ट डेवलपर की लाइफ ऐसे ही है। कंपोनेंट्स बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और काम होता रहेगा। तो चलो, हम कुछ बात करते हैं। देखो, अब इतनी सारी फाइल्स से आप डरना नहीं कि इतनी सारी फाइल्स हैं। ये जस्ट आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए है। इसमें ये जितने भी पैकेजेस हैं, ये देखो, पैकेजेस का मतलब क्या? ये हमने सारे इंस्टॉल किए हैं कंप्यूटर से, इंटरनेट से इंस्टॉल किए। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्री रिटन फाइल्स हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट की, जो हमने अपनी ब्लॉग रिएक्ट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिए। इसी का मतलब तो फ्रेमवर्क है ना, कि रिएक्ट में कुछ ऑटोमेटिक चीजें हैं जो कि हमने डाउनलोड कर ली हैं। इसको हम बोलते हैं पैकेजेस। तो हम बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे और नोड मॉड्यूल्स का। सो किसी भी लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में लर्न करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड कि कुछ कुछ चीजें होती हैं रिएक्ट में। हम होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट रिएक्ट ऐप, हाउ टू डिप्लॉय दिस ऐप। देखो, नोड जेएस हमने इंस्टॉल किया था, वो हैंडी टूल है। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजर की तरह हम उसको यूज करेंगे। अब नोड जेएस देखो, अब थोड़ा सा नोड जेएस के बारे में बताती हूँ। नोड जेएस क्या है? एक आपको ऐसा सर्वर देता है जिसपे आप जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए बैकएंड देखो, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, जो क्लाइंट है हम उसको एज अ फ्रंट एंड भी देखते हैं, और जो सर्वर है उसको हम बैक एंड भी देखते हैं। तो बैक एंड पे हमारे पास जैसे पीएचपी होता है, जैंगो होता है, ऐसे ही हमारा नोड जेएस काम करता है। और नोड जेएस के थ्रू हम अपनी जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर पे रन करते हैं। Am I audible? Am I audible? यस मैम। बीच में कनेक्शन लूज हो गया था क्या? मैं बोले जा रही थी शायद से कि रिप्लाई यस कनेक्शन। मैम। ओके। तो कहाँ तक पहुंची जहां तक आपने सुना होगा? कहाँ तक बात करी मैंने? तब बता दो मैम। कहाँ तक? नोट जेएस मैम। ओके, नोड जेएस। सो फ्रंट एंड एंड बैक। ओके, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ओके, ग्रेट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि नोड जेएस को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है? npm कमांड को चलाना होता है। मतलब हमने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया, अब उसको एक्सेस करने के लिए हमें npm भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? रिएक्ट का स्ट्रक्चर देखा। हमने कहाँ पे कोड लिखना है वो सब देखा। और कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा, ऐप डॉट जेएस के बारे में देखा हमने। कुछ ऑटोमेटिकली चीजें थी ऐप कंपोनेंट में जो हमने डिलीट करी। और आप कंपोनेंट को दो तरीके से लिख सकते हो, क्लोजिंग टैग एंड एंडिंग टैग भी, और एक टैग यूज करके भी आप इसको लिख सकते हो।
सो वी हैव क्रिएटेड दिस ऐप कंपोनेंट। हमने बात करी थी कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट इज बेसिकली नथिंग, इट इज जस्ट अ बंडल ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जब तीनों को मिला के हम कुछ लिखते हैं उसको हम एक कंपोनेंट बोल देते हैं। और कंपोनेंट हमेशा .js एक्सटेंशन से सेव होता है। तो डोंट कंफ्यूज कि .js तो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बट हमने अपनी पूरी कमांड्स दी है, npm स्टार्ट किया, npm इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एक रिएक्ट ऐप ब्लॉग ऐप बनाई है, उसके बाद हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है ब्लॉग ऐप के अंदर जिसको हम .js की फाइल से सेव करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन जावास्क्रिप्ट फाइल्स और रिएक्ट फाइल्स। एंड नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स। हमें ऐप कंपोनेंट को यूज करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट? मैम किसी एक फाइल को किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज करना, कहीं से लेके फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम उसको इंपोर्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी कंपोनेंट उठाया कहीं से और उसको अपने कंप्यूटर में यूज कर लिया। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो हमने कुछ भेजा, ठीक है। अब हम बिना एक्सपोर्ट किए इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज वी हैव क्रिएटेड दिस ऐप कंपोनेंट, बट इफ आई वांट टू यूज दिस, अगर मुझे ये यूज करना है तो मैं इसको पहले इंपोर्ट करूंगी। लेकिन इंपोर्ट करने से भी पहले मैं क्या करूंगी? इसको एक्सपोर्ट करूंगी। देखो इंपोर्ट मैंने कहाँ पे किया हुआ है? index.js में। इसको उठा के मैंने यहाँ रखा हुआ है कि चलो आप जितना भी मेरा ऐप कंपोनेंट में मैं डेटा लिखूंगी वो index.js में रेंडर हो जाएगा, ठीक है। ऐप कंपोनेंट को मैंने वहां पर भेज दिया, लेकिन उससे पहले मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिखा हुआ है ताकि मैं index.js को पावर दे रही हूँ इंपोर्ट करने की कि तुम मेरा ऐप कंपोनेंट यूज कर लो। सो इंपोर्ट करने से भी पहले हमें जरूरी होता है कि एक्सपोर्ट करना। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट। टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट होते हैं, कौन कौन से? वन इज नेम्ड एक्सपोर्ट एंड अदर इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? जिसको हम नेमिंग करके यूज करेंगे, ये हम देखेंगे कैसे यूज होते हैं। अभी फिलहाल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ये देखो हम यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज जनरली हम यही यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब देखो, अगर आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज नहीं किया तो आप नेम एक्सपोर्ट यूज करोगे, और नेम एक्सपोर्ट हमेशा हम करली ब्रेसेस में एक्सपोर्ट कराते हैं, ठीक है। नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। और नेम्ड एक्सपोर्ट हम हमेशा किसमें यूज कराते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। तो जब भी अब हम देखो, सबसे पहले जब भी अब हम कोई कंपोनेंट को इंपोर्ट कराएंगे तो हमारी कमांड क्या होगी? ध्यान से देख लो। म्यूट करो, कौन है ये? कौन देख रही है टीवी? चलो। अब देख लो ध्यान से, जब हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कराते हैं तो क्या कमांड यूज करते हैं? इंपोर्ट, ठीक है। कंपोनेंट का नाम हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम कोटेशन मार्क डॉट स्लैश, कंपोनेंट का नाम कोटेशन मार्क क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो ये कमांड हम यूज करते हैं अपने किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कराने के लिए। और एक्सपोर्ट कराने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और जो भी आपके कंपोनेंट का नेम है, मेरे कंपोनेंट का नेम है ऐप, तो मैं ऐप यूज करूंगी।
सो बेसिकली जब कंपोनेंट्स को हमें मूव कराना होता है, हम इंपोर्ट कमांड यूज करते हैं, और इंपोर्ट कमांड यूज मूव कराने के लिए हम उससे पहले एक्सपोर्ट कमांड यूज करते हैं. सो आई होप this thing is clear to you all. It is very very important to know the functionality of export and import. But देखो import and export JavaScript specific नहीं है, ये आए हैं हमारे वेब पैक से. देखो हमने टर्मिनल पे जब npm start लिखा था, लास्ट में देखो क्या आया हमारे पास, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली. इसका मतलब क्या है कि कुछ इसमें चीजें हैं जो अच्छे से कंपाइल करके मुझे मेरे डेवलपमेंट सर्वर ने दे दी है. तो जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मैं बात कर रही थी, ये जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये यहाँ से आए हैं वेब पैक से. हमारा कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, लेकिन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आया है यहाँ वेब पैक से. तो चलो एक बार पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं. स्क्रिप्ट्स में हम देखते हैं बिल्ड में. देखो बिल्ड में क्या है मेरे पास, क्या किया मैंने, पैकेज डॉट जेसन. एंड स्क्रिप्ट्स में मैंने क्या देखा, बिल्ड में रिएक्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ड. अब देखो npm स्टार्ट हम यूज करते हैं डेवलपमेंट मोड के लिए. एक हमने स्टार्टिंग में कमांड देखी थी जिसका नाम था npm रन बिल्ड, जब हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की थी. तो npm रन बिल्ड का क्या काम होता है, ये काम करती है डिप्लॉयमेंट मोड में, जब हमने क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है. ठीक है. सो लेट अस हिट npm run build कमांड. चलो एक और टर्मिनल ओपन करते हैं और npm run build कमांड करके देखते हैं क्या होता है. cd block npm run build. लेट्स सी क्या होता है. ध्यान से देखना, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक बिल्ड फोल्डर बन गया. पहले नहीं था ये, यस नो, नहीं था ना. नो मैम. तो जैसे ही मैंने नो npm मैम. बिल्ड कमांड को हिट किया तो क्या हुआ, एक बिल्ड फोल्डर बन गया जिसमें हमारा सारा ऑप्टिमाइज कोड है. देखो स्टैटिक फोल्डर में क्या है, हमारा सारी जेएस फाइल्स हैं, जेएस फाइल्स हैं, सीएसएस फाइल्स हैं. देखो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको समझ में भी नहीं आएगी अभी तो. ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, जेएस की फाइल्स हैं. तो जब हमें डिप्लॉय करना होता है तो हम ना तो एसआरसी फोल्डर को डिप्लॉय करते हैं, ना ही हम पब्लिक फोल्डर को डिप्लॉय करते हैं. हम सीधा क्या कमांड लिखते हैं, npm run build कमांड. सो वो अपने आप सारी फाइल्स को कंपाइल करके, जितनी भी सीएसएस की जेएस की फाइल्स होती है, कंपाइल करके बिल्ड फोल्डर के अंदर डाल देता है और वेब पैक के थ्रू उसको डिप्लॉय करता है. इसलिए हम यूज करते हैं वेब पैक कंपाइलेशन, जो हमने यहाँ पर देखा. देखो तो जो भी हम चीज यूज करते हैं ना, हर चीज का मतलब है. देखो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है, हम अगर ध्यान से देखें, नोट दैट द डेवलपमेंट बिल्ड इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड यूज npm रन बिल्ड. ये हमने करके देखा कि npm रन बिल्ड को करने से क्या होता है. इस एक हिसाब से आप ये इसको कह सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स ये काम करता है. ठीक है, जैसे बेबल गल्फ की तरह. तो बंडल्ड फॉर्म में ये आपको चीजें दे सकता है. तो जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो हम बिल्ड फोल्डर को सेंड करते हैं सारी फाइल्स को कंपाइल करके. चलो अब इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हम डिप्लॉयमेंट मोड में नहीं जा रहे हैं. लेट्स डिलीट दिस. ओके फाइन. सो कंटिन्यू टू आवर ब्लॉग ऐप. अब हम क्या करेंगे, अब हमने बात करी एनपीएम रन की. मेन मेन थिंग यही था कि ये वेब पैक स्पेसिफिक होता है. वेब पैक क्या करेगा, आपकी जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल्स है वो ही चीजें वो अपने बिल्ड फोल्डर में भेज देगा. और जो हमने स्टैटिक फोल्डर देखा उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स थी जिसमें कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
नहीं होता। सो उसमें जो भी जितना भी हमारा फोल्डर में कोड था वो सब ऑप्टिमाइज्ड कोड था और easy to use था. At last only 2-3 files are left for production that works in the module bundler. So let's get back into npm start. Wait for 2 seconds. So I hope it is the concept of import and export files are clear and Webpack build concept is clear to you guys. Now let us create components for our blogging application. चलो अब हम कुछ अभी कंपोनेंट की जगह हम कुछ ऐप कंपोनेंट में जो हमें बाय डिफॉल्ट मिला था उस पे हम कुछ काम करते हैं. देखो ये चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिली थी. बाय डिफॉल्ट मेरा ये एप्लीकेशन था, सॉरी कंपोनेंट था. चलो हमें अब कुछ रिटर्न कराना होता है तो हम क्या करेंगे. अब हम अपना जैसे हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे हम एक वेरिएबल बनाते हैं कौन टाइटल. ठीक है जिसका नाम जिसको मैं वैल्यू दे देती हूँ वेलकम टू माय ब्लॉग सेमीकोलन. मैं इसलिए बोल रही हूँ सेमीकोलन ताकि आपको नोटेशन याद हो जाए. कौन लाइक्स करके मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया देन सेमीकोलन. अब देखो मुस्कान मुझे की बेइज्जती भी बोला. मैंने पूरा था एक्सपीरियंस आज मायरा let me mute you all. या फाइन. सो अब देखो मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं. अब मुझे रिटर्न में जब भी कुछ वैल्यू चाहिए तो मैं हमेशा JSX नोटेशन का यूज करूंगी. व्हाट इज JSX? लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ JSX. आई गेस हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी बट स्टिल हम एक बार दोबारा देखते हैं. जावा स्क्रिप्ट XML. स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत हो गई. इट इज टोटली फाइन. जावास्क्रिप्ट XML. XML मतलब एक ऐसी जावास्क्रिप्ट जो हम HTML के साथ लिखते हैं. ठीक है HTML का फ्लेक्सिबल वर्जन लॉजिकल वर्जन होता है XML. ठीक है XML के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमने बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट में HTML में सिर्फ क्लास यूज करते हैं लेकिन रिटर्न में हमने देखो div क्लास नेम यूज किया हुआ है जो हमें बताता है कि हमने JSX यूज करा है. और JSX यूज करने के लिए हम हमेशा करली ब्रेसेस का यूज करते हैं. सो डोंट कंफ्यूज कि ये क्या JSX क्या है. डोंट कंफ्यूज इन दैट. इट्स जस्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट इन एन XML फॉर्म. सो हमने क्या किया. जनरली हम क्या करते थे. हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कंसोल पे प्रिंट कराया. रिटर्न कराने के लिए हम कंसोल में उसको प्रिंट करा देते थे कॉल कर लेते थे फंक्शन को. अब हम रिटर्न कराने के लिए क्या करेंगे. अब हमने रिटर्न कराया. सपोज मैंने लिखा H2. H2 मतलब पता ही है हेडिंग टैग होता है. और मैं यहाँ पे देखो अब जावास्क्रिप्ट को लेने जा रही हूँ. JSX नोटेशन करली ब्रेसेस टाइटल. टाइटल क्या है मेरा ये वेरिएबल टाइटल. ठीक है इसके बाद सपोज मैंने लिखा दिस इन्फॉर्म. देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना यही रेंडर होगी. ये H2 टाइटल H2 ये परफॉर्म करेगा. ये ही हमें ब्राउजर पे दिखने वाला है. पैराग्राफ में सपोज मैंने लिखा कि मेरे लाइक हो गए कॉलन. करली ब्रेसेस में मैं इसको फेच कर लेती हूँ लाइक्स टाइम्स. लेट्स सी क्या होता है. देखो वेलकम टू माय ब्लॉग लाइक 300 टाइम्स. ठीक है सो ये हमने यूज किया.
ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं कर सकते हम, देखते हैं आप। चलो एक हम क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट रेंडर करने का कोशिश करते हैं। हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, जिसमें मैंने दे दिया नेम, सपोज नेम दे दिया नेहा। उसके बाद मैंने कॉमा एज दे दिया, सपोज 28, फिर सेमीकोलन। अब देखो, अब मेरे को सपोज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट रेंडर कराना है और मैं यहाँ लिख दूं कर्ली ब्रेसेस में पर्सन। ठीक है, मैंने पर्सन लिख दिया। अब हम देखेंगे क्या होता है। देखो एरर आ गया, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रेंडर नहीं कर सकते, हम ऑब्जेक्ट की मेथड्स और प्रॉपर्टीज को रेंडर कर सकते हैं। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, एरर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर योर लर्निंग। तो जब भी एरर आए तो ये मत सुनो हाय एरर आ गया मैं क्या करूं। सो लर्न फ्रॉम योर एरर। अभी हमें पता चल गया ना कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हम इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब मेरे को प्रॉपर्टी यूज करनी है, सपोज मुझे इसका नेम चाहिए। तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हम नेम कैसे, हमें कुछ भी अगर प्रॉपर्टी फेच करनी है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज मैंने डॉट नेम लिखा, लेट्स सेव इट एंड नाउ यू कैन सी नेहा। तो मैं इसके नेम के आगे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के आगे नेम कॉलन नेहा लिख देती हूँ, देन यू विल गेट नेम नेहा। एंड इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि ये सुंदर सा दिखे, थोड़ा लाइक। चलो अब एज भी एक्सेस करते हैं, एज, एज कॉलन पर्सन डॉट एज। ओके, सो वी आर गेटिंग age now and we know that we cannot render object directly। अब आप ऐसे ही एरे भी पेंट कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग पेस्ट कर सकते हो, बस आपकी वैलिड जावास्क्रिप्ट लिखी होनी चाहिए एंड यू कैन राइट एनीथिंग। चलो कुछ मैथमेटिक्स चीजें करते हैं। पैराग्राफ टैग, कर्ली ब्रेसेस लगाना मत भूलना बस, और अपना काम करते जाओ। 20 + 5 25 हो जाना चाहिए। सेव नहीं किया क्या मैंने, ये सेव नहीं किया, तो 25 हो गया। And now let's paint something else. Suppose I have to paint hello world, space दे देते हैं hello world, and then uh, let's, where is that hello world? So I'm getting this hello world। देखो मैंने स्ट्रिंग मैंने प्रिंट कराया तो मैंने कोटेशंस में अपना डेटा लिखा। नाउ लेट्स पेंट सम रैंडम नंबर और इन द फॉर्म ऑफ एरे और ऑब्जेक्ट एरे, curly braces, then array braces, then let's paint some 2 4 5 6 7 8 9 comma 0. Let's close this and you can see you are getting the output. Now let's paint some use now we will use some math library। आपको स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? Yes, no? So yes ma'am, okay। So in React we have some actually in JavaScript we have some like maths function। So let's try to use that caps P and write here maths। सपोज आपको कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना है तो राइट कमांड, कमांड नहीं एक्चुअली इट्स अ, just wait for a second, I'm getting a urgent call।
Yeah, sorry for inconvenience. So I was talking about the random number. Random number print कराने के लिए we will write random is just an it's a method. So we will write bracket also and curly braces close. Let's save it and see what is going on. देखो कुछ भी रैंडम नंबर उसने उठा के प्रिंट कर दिया, जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार एक अलग नंबर आएगा। देखो जितनी बार रिफ्रेश करोगे यू विल गेट अनदर रैंडम नंबर बाय यूजिंग math डॉट रैंडम फंक्शन। बट ये नंबर आपको किसमें मिलेगा, 0 to 1 के बीच में ही मिलेगा। देखो उसके ऊपर नहीं जा रहा ये। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगी मैं 0 to 1 के बीच में यू विल गेट दी अनदर रैंडम नंबर। सो एनी डाउट, अभी तक कोई डाउट है? साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। यस, एक ही बच्चा रिप्लाई करेगा बस, हर्षित त्यागी। बाकी सब तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग छोड़ के अपना बस मस्ती कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट समथिंग लिंक। नाउ लेट्स ट्राई टू पेंट लिंक। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ लिंक, जिसका नाम मैं दे देती हूँ सपोज गूगल एंड सेमीकोलन। अब इसको हम लोग फेच करने का ट्राई करते हैं। किससे फेच करते हैं हम लिंक को, किसके थ्रू, कौन से टैग को यूज करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो आगे क्लास नहीं होगी। जल्दी बताओ, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करो। href से तो लिंक देते हैं, टैग कौन सा यूज करते हैं? href इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग। बताओ जल्दी। ए टैग, यस, एंकर टैग हम यूज करते हैं टू गेट द लिंक। अब हम देखो लिंक हमने बना दिया ऊपर एक वेरिएबल, एंकर टैग में हम href लिखेंगे। अब देखो हम पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले हमेशा क्या करते हैं, जब जब भी हम नॉर्मली HTML में या फिर जावास्क्रिप्ट में किसी भी इमेज को हम लोग लिंक बनाते हैं तो हम कोटेशंस में उसका पाथ दे देते हैं। अब हम करली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका नाम है लिंक, एंकर टैग क्लोज, और एंकर टैग का नाम दे दिया क्लिक मी सपोज। लेट्स सेव इट एंड back to the browser. Here we are getting click me, just click on this। मैंने अच्छे से देखो अभी पाथ नहीं दिया, सिर्फ गूगल लिखा था। अब मैं यहाँ पे ढंग से पाथ दे देती हूँ www.google.com। ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग दिस। इज देयर एनी मिस्टेक इन माय लिंक और व्हाट एल्स? ओके, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्लैश करके www.google.com। देखो अभी मेरे पास क्या है, पाथ क्या है, लोकल होस्ट कॉलम 3000। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास /www.google.com दिखा रहा है। बट इसको गूगल पे वैसे तो लेके जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग मी टू द गूगल। आप ट्राई करो बच्चे, आपका जा रहा है क्या गूगल पे? लेट मी टेक द प्रॉपर पाथ सपोज। Let me paste this and yeah. So there is a problem in the path. Now you are getting Google. Okay, it's clear? Okay, so now let's discuss about some fundamentals of React component.
देखो अभी हमें ये समझ में आ गया कैसे पेंट करना है, ये सब हमने सीखा. नाउ let's discuss about some React root component. I am writing React root component, and here I will want some images. Uh, I want to choose the best one to explain my example. So I'm looking for that. Okay, I'm not getting this. React root component. Wait for a second. ठीक है, हमारे div कंपोनेंट में, कंटेनर में बहुत सारे हम कंपोनेंट्स रख सकते हैं. जैसे कि अभी भी हमने देखो h2 टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग हमने प्लेस किया हुआ है और अच्छे से ये रेंडर भी हो रहा है ब्राउजर पे. तो ऐसे ही कंपोनेंट हायरार्की का क्या मतलब है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रख सकते हैं और फिर दूसरे के अंदर हम 1 2 3 जितना चाहे उतना रख सकते हैं, और फिर उनके अंदर भी हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी बात की थी जब मैंने index.js में होम और navbar कंपोनेंट को प्लेस किया था. प्लेस करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से प्लेस कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट कि जैसे हम HTML में काम करते हैं कंपोनेंट का मतलब टैग्स के अंदर टैग्स रख देते हैं, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट रख देते हैं, ऐसे ही हम कंपोनेंट हायरार्की की बात कर रहे थे कि हमारा सपोज एक ऐप कंपोनेंट है, उसमें एक ग्रोसरी कंपोनेंट हमने रख दिया. ग्रोसरी में हमने क्या किया, एक ग्रोसरी एड ग्रोसरी का कंपोनेंट बनाया, फिर ग्रोसरी लिस्ट का कंपोनेंट बनाया, फिर सर्च बार का. फिर एड ग्रोसरी में हमने एक और कंपोनेंट बनाया जिसका नाम था एड ग्रोसरी फॉर्म. ग्रोसरी लिस्ट में हमने एक और कंपोनेंट बनाया जिसका नाम था ग्रोसरी लेबल. सो दिस इज हाउ कंपोनेंट हायरार्की वर्क. ठीक है, so this is all about component hierarchy. Now we are going to create our first component. Let's create. देखो src फोल्डर में ही हमेशा आप अपना एक कंपोनेंट बनाओगे. क्लिक ऑन द न्यू फाइल. अब मैं बनाने वाली हूँ एक कंपोनेंट जिसका नाम है navbar. N कैपिटल AVBAR.js. Here is my फर्स्ट कंपोनेंट जो मैंने बना लिया. सो कंपोनेंट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ जेएस फाइल. कंपोनेंट नेम स्टार्ट्स विद अपर केस विद जेएस एक्सटेंशन. ओके, सो देखो IMP लिखूंगी क्या हो जाएगा, सीधा मेरे को वो कमांड दे देगा जो हमने अभी मैन्युअली लिखी थी. तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है. ये किसका फायदा है, देखो IMP लिखने का क्या फायदा है. अब IMP लिखने का फायदा किससे आ रहा है, जो हमने एक्सटेंशन हमने लास्ट क्लास में डाउनलोड करी थी उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं. सो अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें एक नैव बार बनाना है. तो हमारा नैव बार बनाने का क्या है, देखो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग किससे की है, नैव बार इज जस्टिंग, इसको हमने एक फंक्शन से स्टार्ट करना है. फंक्शन जो कंपोनेंट का नाम है नैव बार ब्रेसेस, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया, जैसा हमें सॉरी डिफॉल्ट कंपोनेंट मिला हुआ है वैसे हम इसको वैसे वैसे लिखेंगे. रिटर्न, और एक एक्सटेंशन वो भी है जो आपको ये ऑलरेडी सब कुछ लिख के देती है. रिटर्न करा लिया हमने, ठीक है. यू मस्ट रिटर्न JXX कंपोनेंट, यहाँ पे हमेशा JXX कंपोनेंट आपका रिटर्न होना चाहिए. तो div में मेरा JSX कंपोनेंट
राइट करूंगी। उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप इज मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगी। देखो ये मैं एक्सटेंशन के थ्रू भी ऑटोमेटिकली जनरेट करा सकती थी, लेकिन उसकी हेल्प से आपको समझ में नहीं आता। सो आई हैव राइटेड दिस मैनुअली। क्लियर है? देखो हमने अपना एक फर्स्ट कंपोनेंट बना लिया। क्लियर है? देखो अभी हमने ये कंपोनेंट सिर्फ बनाया है, हम इसको कहीं पे यूज नहीं किया। वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस कंपोनेंट। सो अगर हमें अब इसको यूज करना है तो हमें इंडेक्स डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट कराना होगा। IMP इंपोर्ट, यहाँ पे मॉड्यूल में navbar नाम दे सकते हो आप, क्योंकि आपका कंपोनेंट का नाम navbar है। ठीक है, navbar। यस, सो यू हैव इंपोर्टेड दिस, और यहाँ पे इसको क्लोज करके अब आप इसको यूज भी कर सकते हो। पहले आपने सिर्फ बनाया था, अब आप इसे यूज भी कर सकते हो। एक एरर आ गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व इन ब्लॉग SRC। मेरा SRC स्टार्ट विद रिक्वेस्ट शुड रिजॉल्व विद। चलो इसको अभी बाद में देखेंगे क्या एरर है, क्योंकि हम इसको यहाँ से वैसे भी रिप्लेस करने वाले हैं। सो अब एक बार इंस्पेक्ट करते हैं इसको, हम यहाँ पे एक बार हटाते हैं। आपको जस्ट आइडिया देना था कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। इसको एक बार हम हटा दें, क्योंकि हम इसको अलग जगह पे भी यूज करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और डॉम ट्री में देखते हैं। डॉम ट्री में मेरे पास नैव बार नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहां से डिलीट कर दिया। सो नो वरीज। सो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट कंपोनेंट टुडे। अब देखो हमारा कंपोनेंट बन गया है। ये जो हमारा मेथड है, इट्स अ ओल्ड मेथड, फंक्शन। फंक्शंस को यूज करके अब हम कौन से फंक्शंस यूज करते हैं? एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन किससे लिखते हैं हम? कॉन्स्ट, जो भी हमारा कंपोनेंट का नाम है, इक्वल टू ब्रेसेस, इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट। ये हमारा फंक्शन बन गया nav bar। तो अभी हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और जो हमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन दिया है ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेथड्स टू क्रिएट दिस। बट जो अभी हमने नवंबर में क्रिएट किया ना, ये हमारा मॉडर्न दिया। तो चलो अब इसमें हम कुछ क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है ये, मैं आपको फिर बता रही हूँ। इसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे nav बार का यूज करते हैं। nav, इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास नेम, इसको हम एक nav बार दे देते हैं। क्लास नेम क्या है? हम स्टाइलिंग देने के लिए क्लास नेम का यूज करते हैं। क्लोज दिस टैग एंड हियर वी गो। नाउ you can write, suppose I am writing H1, मैं हेडिंग टैग का यूज करके यहाँ लिख देती हूँ द ब्लॉग। ठीक है, सो सेव दिस एंड देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको कहीं पर इंपोर्ट नहीं कराया, हमने तो बना दिया। अब ऐप को नहीं पता कि नैव बार कुछ एग्जिस्ट है, क्योंकि हम, याद रखना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। ठीक है, ऐप कंपोनेंट को नहीं पता कि कुछ नैव बार है, इंडेक्स डॉट जेएस को नहीं पता कि कुछ नैव बार है। तो हम इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट कराने की जगह हम इंपोर्ट कराएंगे ऐप कंपोनेंट। आप चाहो तो उसमें भी इंपोर्ट करा सकते हो, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं।
इंपोर्ट फ्रॉम nav bar। ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये किया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका यूज नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था। सो आई एम डिलीटिंग दिस। अब मैंने ये इंपोर्ट करा लिया है और यहाँ पे मैं अपने nav बार को क्लोज, सेल्फ क्लोजिंग भी यूज कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है, nav बार, ये वाला तरीका जो हमने ऑटो रिनेम टैग एक्सटेंशन यूज की, डाउनलोड की थी, उसकी वजह से मेरे को ऑटोमेटिकली ये दोनों मिल गया। अदरवाइज यू कैन यूज सेल्फ क्लोजिंग टैग ऑल्सो। सो अब मेरे ऐप कंपोनेंट को पता है कि मेरे पास कुछ nav बार है जिसे मैंने इंपोर्ट करा दिया। अब देखते हैं डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। देखिए डिस्प्ले हो रहा है। अब जो मैंने nav बार में यहाँ पर हेडिंग टैग में लिखा था वो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। गुड ना, मैजिक है ना। सो इट इज ग्रेट। अब हम कुछ और चलो लिंक्स क्रिएट करते हैं nav बार में। इसमें हम कुछ एक और div टैग बनाते हैं जिसमें हम कुछ क्लास दे देते हैं। सपोज मैंने लिंक्स क्लास दे दी इसको, लिंक्स। और यहाँ पे मैं लिंक कुछ लिंक बना देते हैं, चलो href। यहाँ पे हम नेक्स्ट एंड होम, होम नाम से हमने एक लिंक जनरेट किया। देन हमने यहाँ पे, यहाँ पे आप पाथ दे सकते हो क्रिएट, एंड देन यहाँ पे हमने बोला कि न्यू ब्लॉक और ये क्लोज। अभी हमारे पास देखो, हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज नहीं है तो ये नहीं जाएगा। वी हैव जस्ट क्रिएटेड आवर लिंक। सो लेट्स गो। यस, सो वी आर गेटिंग दिस। अभी हम इसमें CSS लगाएंगे और बहुत चीजें करेंगे इसमें। सो नाउ today we have created a first component and we have applied some things in the app component. We have seen the use of JSX, how to use JSX. चलो एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दे देती हूँ होम कंपोनेंट, होम डॉट जेएस। अब यहाँ पर मुझे क्या कराना पड़ेगा, होम को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। होम फ्रॉम पाथ हमेशा सही दो, सो दैट ही हमारा काम हो जाए। इंपोर्ट, ओके। सो इसको इरेज करो बेटा, ये मैंने आपको परमिशन नहीं दी ना। So we have imported our home. Firstly, we have created our component, import किया है, and यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे अब। ठीक है। होम, कैपिटल होम, कैपिटल H। तो अब हमने देखो क्रिएट कर दिया। अभी हमारे पास एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग। अब देखो ये क्या पंगा आ गया, क्या ये पंगा आया है, ये पंगा ये आया है कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। पहले हम उसको बताएं तो सही कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, के बाद कुछ चीज रिटर्न कराएंगे। सिंटेक्स देख लो, देखो रेडीमेड भी मिल जाएगा आपको सिंटेक्स, गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो लाइफ टाइम सेव करने के लिए, बट आपसे आप उससे लर्न नहीं कर पाओगे। रिटर्न करा दिया, अब आप एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा लो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जिसको हम कहेंगे होम। आई होप अब एरर नहीं आना चाहिए। सो यस, वी आर ऑन आर गुड वे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है, किसी को स्क्रीन शेयरिंग करना है तो कर सकता है।
यस मैम, डू यू हैव डाउट और क्लियर हो गया? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। मैम कलर कैसे चेंज होगा? होम कौन से कंपोनेंट इसका? होम कंपोनेंट का? ओके, ये हम करेंगे ना उससे, सीएसएस से। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने होम पे एक क्लास दी हुई है जिसका नाम है लिंक्स। तो हम एक फाइल बना सकते हैं इंडेक्स डॉट जेएसएस, सीएसएस में। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? एक तो ना ये क्या डूडलिंग करते रहते हो ना आप लोग, ये मेरे को बहुत दिक्कत करता है, इसको डिलीट करो प्लीज। मैंने सो हाँ, आप पूछ रहे थे कलर कैसे चेंज होगा। देखो इंडेक्स डॉट सीएसएस हम अप्लाई करेंगे जब हम होल कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे सब पे सेम स्टाइलिंग करेंगे सीएसएस यूज करके। सपोज मेरी क्लास का नाम था यहाँ पर लिंक्स, आप होम पे लगाना चाहते हो, न्यू ब्लॉग, अच्छा दा ब्लॉग पे लगाना चाहते हो, तो दा ब्लॉग पे लगाना चाहते हो तो देखो उसकी क्लास है नैव बार। तो डॉट नैव बार, डॉट से हम क्लास को फेच करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। एंड डॉट नैव बार, अब आपको डॉट नैव बार में h1 का कलर चेंज करना है तो आप इसमें लिख दो कलर। सपोज मैं लिख देती हूँ पिंक, लिख देती हूँ सपोज, एंड यू विल गेट द कलर। सो हम ये सीएसएस के थ्रू करते हैं। एंड यहाँ पर अब सपोज आप कहो कि मैम मुझे इनका भी कलर चेंज करना है होम न्यू ब्लॉक का, तो इसको हमने एक क्लास दे रखी है जिसका नाम है डॉट लिंक्स। इसको भी आप कलर दे सकते हो, इसको हम सपोज कलर दे देते हैं ब्लू, दे देते हैं अभी के लिए। अभी हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट आपके डाउट का आंसर मैं आपको दे रही हूँ। सो यस, कुछ और करते हैं। सपोज गुड, बढ़िया सा कलर बताओ, कोई ब्राउन। आई गेस ये लेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर एंकर चार यूज किया है। सो यहाँ पे हम डॉट लिंक्स के साथ एंकर टैग को भी लिखेंगे। यो, सो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को कलर दे सकते हैं। क्लियर हर्षित? ओके, सो एनी अदर डाउट और shall we move forward? नो डाउट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जहां तक क्लास में हो चुका है वो आप लोग मुझे कल दिखाओगे। ब्लॉग ऐप बना होना चाहिए और दो कंपोनेंट्स बने होने चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकते तो यू कैन डू द थिंग्स लाइक क्रिएट अ ब्लॉग ऐप। एंड जो हमने ऐप कंपोनेंट में फंक्शनिंग करी है, लाइक वेलकम टू माय ब्लॉग, टाइटल, लाइक्स एंड ऑल, उतना फंक्शनिंग करोगे। और पारस, पार्स और पार्थ, आई गेस हु इज द सेकंड वॉलंटियर?